अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक बड़ा अनोखा मसला फंसा हुआ है। राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोट किया था और उनमें से कई आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी ना तो सदस्यता गई है और न समाजवादी पार्टी ने इनके खिलाफ पिटीशन डाली है। लेकिन अब चर्चा है कि सपा यानी समाजवादी पार्टी कुछ एक दिनों में याचिका डालने वाली है। तो क्या इन 7 की विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी? क्या उपचुनाव होंगे? जवाब है हाँ, लेकिन कितना समय लगेगा स्पीकर को इसका निपटारा करने में? महाराष्ट्र जैसे मसले भी आड़े आएंगे इसमें। तो क्या इन 7 की विधानसभा की सदस्यता जाने वाली है? क्या ये टर्मिनेट होने वाले हैं? और क्या इन 7 सीटों पर भी उपचुनाव होगा, यानी 10 उधर 7 इधर? यूपी में क्या 17 सीटों पर उपचुनाव होगा? जवाब है संभावित है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, समाजवादी पार्टी को छोड़कर जाने वाले, बल्कि समाजवादी पार्टी को धोखा देने वाले 7 विधायकों की सदस्यता पर बर्खास्तगी की तलवार लटकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि 2-4 दिन के भीतर या 1 हफ्ते के भीतर समाजवादी पार्टी इस पर अपनी एक याचिका विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही है। ये याचिका के बाद ये जिस तरह के आचरण और जैसी राजनीतिक गतिविधियों में ये 7 विधायक सम्मिलित हुए थे, इसमें इनकी बर्खास्तगी लगभग तय है। अब ये स्पीकर के ऊपर निर्भर करता है कि वो इन्हें बर्खास्त करने में कितना समय लेते हैं। महाराष्ट्र में 2022 से बर्खास्त नहीं हुए, अभी तक केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट नाराज भी इस पे हो चुका है। तो क्या ये 7 को बर्खास्त कर पाएंगे विधानसभा अध्यक्ष? बहनों भाइयों, महाराष्ट्र जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश की नहीं है। यहाँ विपक्ष बड़ा वोकल है और इस मसले पर गंभीर भी है, लिहाजा निर्णय तो करना पड़ेगा। अब उदाहरण के तौर पर अगर आप मनोज पांडे का ही एक उदाहरण मानते हैं, वो तो आधिकारिक रूप से गृह मंत्री अमित शाह को अपने मंच पर बुलाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, लेकिन ना तो उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया और न समाजवादी पार्टी ने उनके विरुद्ध कोई अभी अकेली कोई एप्लीकेशन लगाई है, न कोई याचिका लगाई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इकट्ठे इन लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी। कौन है वो लोग? मनोज पांडे, राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल का मामला इनसे थोड़ा अलग है। राज्यसभा में वो समाजवादी पार्टी को वोट जरूर दी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में उन्होंने अपनी मां की पार्टी के मंच पर रहीं और असदुद्दीन ओवैसी के साथ समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रचार करती रही। तो माना जा रहा है कि याचिका उनके खिलाफ भी आएगी, संभावित है। हो सकता है कि पल्लवी को छोड़ दिया जाए, लेकिन इन सब के खिलाफ अवश्य संभावी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। देर सवेर ही सही, लेकिन समाजवादी पार्टी को फेस सेविंग के लिए ही सही, लेकिन इनके विरुद्ध याचिका डालनी ही पड़ेगी। और गजब बात देखिए, जिस उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी, इसमें एक आशुतोष मौर्य भी हैं, ये बिसौली वहाँ के बदायूं वाले, उनका नाम मैं भूल गया था। और इसमें खास बात देखिए, ये 7 ने बीजेपी की लुटिया डुबो दी। जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ बड़े बड़े मंच सजाकर इनको लाए थे, इनके सबके इलाके में बीजेपी हार गई। कैसे? चलिए जालौन से शुरू करते हैं। कालपी विनोद चतुर्वेदी, बीजेपी हार गई, सपा जीत गई। मनोज पांडे बुरी तरह से हारे, 80,000 वोटों का डिफरेंस अकेले उनकी विधानसभा में आया है। राहुल गांधी को बम्पर वोट मिले ऊंचा हार से। राकेश प्रताप सिंह अमेठी, बीजेपी हार गई। राकेश पांडे खुद भी डुबो दिए, अपने बेटे का भी करियर खत्म कर दिए, हार गए। अभय सिंह, अयोध्या बीजेपी हार गई। अभय सिंह को जरूर सिक्योरिटी और तामझाम मिला, लेकिन उस चक्कर में बीजेपी चली गई। बदायूं शिवपाल यादव के बेटे जीत गए, आशुतोष कुछ नहीं कर पाए। कौशाम्बी में 2 घटनाएं हैं, 2 विधायक हैं, पूजा पाल और पल्लवी पटेल। कौशाम्बी समाजवादी पार्टी गाजे बाजे के साथ जीती, बीजेपी वहाँ भी हार गई। यानी ये बीजेपी के लिए असेट नहीं बने, ये लोग बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन गए, बहुत बड़े बोझ बन गए हैं ये लोग। तो क्या बीजेपी इस बोझ को लेकर दौड़ पाएगी आगे? 2027 के असेंबली इलेक्शंस तक इन्हें बर्दाश्त करेगी?
और अगर ये बर्खास्त होते हैं तो बहनों भाइयों उपचुनाव होगा। जैसे दारा सिंह ने इस्तीफा दिया, उपचुनाव हुआ। दारा सिंह की सराहना होनी चाहिए। किस बात के लिए? कि सपा से विधायक थे, बंदे ने इस्तीफा दिया ऑफिशियली, दोबारा चुनाव लड़े, भले हार गए पर अपनी सीट छोड़ी। पर इन सातों में तो वो भी नैतिक साहस नहीं है कि ये इस्तीफा देके दोबारा आए। अब इनके खिलाफ जब बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी तब देखना होगा कि क्या सीन बनता है। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी ने इनको शामिल करके अपनी मिट्टी पलीत कराई, इनकी तो हो ही गई। अब ये दो तरफा मार झेलेंगे, बर्खास्तगी की तलवार अलग, बीजेपी अलग गर्दन दबाएगी और इनके इलाके में पार्टी हार भी गई। तो दल बदल विरोधी कानून क्या कहता है, 1985 और 2003 के इसके संशोधन क्या कहते हैं, और क्या ये बर्खास्त होंगे, ये बीजेपी के लिए असेट हैं या लाइबिलिटी हैं, इन सारे मसलों पर खुली चर्चा होगी। ये बयान सुनिए आप। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गद्दारी करने वाले गद्दार बागी विधायकों के खिलाफ समाजवादी पार्टी जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख के उनकी सदस्यता को निरस्त करने की मांग करेगी। समाजवादी पार्टी बागी विधायकों को बख्शने नहीं जा रही, जल्द ही उन पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जाएगा। ये समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है और समाजवादी पार्टी के अंतःकलह का परिणाम है। और समाजवादी पार्टी अपने अंतःकलह अंदर जो कलह है, जो विद्वेष है, उसको छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो पार्टी के साथ धोखा किया, जो पार्टी के साथ उनके साथ नहीं रहे, निश्चित उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। कि समाजवादी पार्टी जो निर्णय लिया है, कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल शरद शरण सिंह मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, और मनीष त्रिपाठी जी हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, कानूनी मामलों के जानकार हैं। ब्रजेश शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। हीरो वाजपेयी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन सात में से किसको आप ओन करते हैं और किस किस को डिसओन करते हैं? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी को जो भी समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने राज्यसभा के चुनाव के दौरान समर्थन किया था, मुझे लगता है ये उनके यहाँ के अपने अंदर के जो परेशानियां हैं उसकी वजह से, प्रत्याशियों का चयन वहाँ ठीक नहीं था, या उनका अंतर्मन ठीक नहीं था, या उनका नेतृत्व से मतभेद था, या वो अपनी अंतरात्मा की आवाज से सही चुनाव करना चाहते थे। ये कुल और कुल विधायकों का अपना मसला था कि उन्होंने किस वजह से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, ये जरूर है कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और देश में कार्य कर रही है, लगातार भारत को आगे बढ़ाने और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का जो संकल्प आदरणीय मोदी जी, योगी जी ने लिया है, उससे बहुत से बड़ा वर्ग प्रभावित है। मुझे लगता है कि ऐसे तमाम सारे विधायक तमाम पार्टियों में देश भर में हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को दूसरी पार्टी में रहते हुए भी उचित समझते हैं और मौके बेमौके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाते हैं। मनोज पांडे ने तो ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी होम मिनिस्टर के सामने, बाकायदा मंच लगाकर। उसके बावजूद आप उन्हें ओन नहीं कर रहे हैं, डिसोन कर रहे हैं, इसका कारण? नहीं, मैं किसी को ओन और डिसोन करने की बात ही नहीं कर रहा। मैंने कहा कि जो लोगों ने भी मतदान किया और उस समय जिस पार्टी में थे, उस समय अपनी अंतरात्मा की आवाज, वहां के अंतर विरोध, नेतृत्व से नाराजगी होने के बाद और सही प्रत्याशियों के चयन में उनका मन होना, तो वो मैं राज्यसभा की चर्चा ही नहीं कर रहा। अरे रिसेंटली लोकसभा के चुनाव में मनोज पांडे अमित शाह के मंच पर मौजूद थे, रैली करवाई, ज्वाइन किए हैं, अब आप उन्हें स्वीकार ही नहीं रहे हो। नहीं, मैं जो देखिए, जो पार्टी में रहा, जो मंच पर आ गया, उससे क्या बुराई है? जिसने ज्वाइन कर लिया उस पर चर्चा ही होना बंद हो गई। तो सर दल बदल विरोधी कानून तो लगेगा। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। तो मनोज पांडे को इस्तीफा क्यों नहीं हुआ सर? ये तो मतलब गैर कानूनी काम है। कानून नहीं, तो अगर वो मनोज पांडे से पूछिए कि अगर उन पर दल बदल विरोधी कानून लगेगा, उनके खिलाफ एप्लीकेशन होगी, तो हर विधायक के ऊपर उस नियम से कार्रवाई होगी। कार्रवाई के दायरे में यदि आएंगे वो खुद ही इस्तीफा देंगे।
नहीं तो सदस्यता चली जाएगी। जो नियम उस नियमावली के तहत आते हैं उसके तहत सभी पे कार्रवाई होगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी नियमों को नहीं बदल सकते। तो अगर इनके खिलाफ याचिका आती है और ये सातों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई होती है तो बीजेपी इनका कुछ बचाव करेगी या फिर इनको लावारिस छोड़ देगी? देखिए, मुझे लगता है कि आगे क्या होगा ये भविष्य के गर्भ है। राजनीति किंतु परंतु का खेल है, पर मुझे लगता है कि तमाम चीजें निर्णयों के बाद आने पे समय पे डिसाइड होती हैं। तो पहले ऐसे निर्णय आएंगे और निर्णयों के बीच से ही उनकी रास्ता निकलेगी। पर ये सातों तो आपके लिए लाइबिलिटी साबित हुए, कितनी बुरी तरह से हार हुई, तो फिर ये बोझा लेके आप क्यों दौड़ेंगे 3 साल? देखिए ब्रजेश जी, ये बात आप जो कह रहे हैं, मुझे लगता है मीडिया के हर उसमें, डिजिटल हो, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, छपा है कि जिन 7 विधायकों ने वोट किया था उस लोकसभा, जिस लोकसभा से वो आते थे, वहां भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई है। ये बात बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, मैं इससे मानता हूं कि ये बात सत्य है लिखा पढ़त के तौर से। पर ऐसा है कि हमारे तमाम जो वर्तमान विधायक हैं उनकी लोकसभा में हार के कारणों की समीक्षा होगी, आत्मलोकन, आत्मचिंतन होगा। क्या महत्वपूर्ण कारण रहे किस लोकसभा में, किसके आने, किसके जाने, किसके ना काम करने से, इसकी समीक्षा हो रही। और मुझे लगता है वो चीजें जब सामने आएंगी तो बेहतर डिस्कशन हो सकेगा। पर आप लाइबिलिटी लेकर क्यों जाना चाहेंगे जनता के बीच? मेरे ख्याल से आप भी नहीं जाना चाहेंगे। देखिए, लायबिलिटी कोई भी नहीं, जनता जनार्दन है और जिस चेहरे के बारे में बेहतर फीडबैक आएगा उस चेहरे को चुनाव लड़ाएगी भारतीय जनता पार्टी। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी चेहरे के बारे में लायबिलिटी और असेट कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि लायबिलिटी नहीं होता और असेट भी नहीं होता। ये एक व्यक्ति है जो जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के हितों के लिए कार्य करता है। इस राउंड का आखिरी एक सवाल है, आपने कहा कि अगर फीडबैक अच्छा रहा तो चुनाव भी लड़ सकते हैं, तो क्या इन 7 को आपकी पार्टी टिकट दे सकती है या विचार कर सकती है? देखिए ब्रजेश जी, फिर वही किंतु परंतु है। यदि ऐसा हुआ कि चुनाव उपचुनाव की घोषणा हुई और वहां प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को लड़ाना है ही है, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जिसमें अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करे, तो वो चयन करने का निर्णय हमारे हाईकमान का है। नीचे से फीडबैक जाएगा, प्रदेश स्तर से जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो कमेटी है वो निर्णय करेगी कि किसको चुनाव लड़ाना है और किसको चुनाव नहीं लड़ाना है। ये निर्णय अभी बहुत दूर है। भाई, जिसने आपके लिए कुर्बानी दी, अपनी गला कटवा लिया, सब किया, आप उसकी शहादत को भी स्वीकार नहीं रहे हो। कम से कम ये तो कह दो कि हाँ विचार करेंगे टिकट पे। उस तो शहीद हो गया, आप कह रहे हैं तुम्हें तो मलेरिया हुआ था। देखिए, मेरे ये कह देने से कि विचार करेंगे, मुझे लगता है जो जनप्रतिनिधि है चुन के आता है उसे बेहतरीन सिस्टम पता है। और भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम, चाहे पार्टी में विधायक बाहर से आए और चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, बेहतर जानता है कि टिकट देने और लेने की प्रक्रिया क्या है। सबको उसी से होकर गुजरना पड़ेगा। ऑलराइट, शुक्रिया। काफ़ी टाइट लिप्ड हैं आज हीरो वाजपेयी, इसलिए बड़ा संभल के बोल रहे हैं। खैर, हम उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। कर्नल शरद शरण सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। 4 महीने से ज़्यादा का वक्त, 4 महीने का इनफैक्ट 6 महीने से अधिक का वक्त बीत गया जब आपके ये सो कॉल्ड बागी विधायक आपको छोड़कर गए। चाहे बागी कह लीजिए या धोखा देने वाला कह लीजिए, जो भी आप अपनी सहूलियत में कहना चाहें। एक एप्लीकेशन भी आपने सदन में नहीं लगाई कि इन्होंने धोखा दिया या आपको छोड़कर गए या इनके खिलाफ दल बदल विरोधी कानून लगता है। आप इनको क्यों बचा रहे हैं? थोड़ा समय दीजिएगा, बहुत गंभीर विषय पे हम लोग आज बात कर रहे हैं। मैं फ़ौज से हूँ और फ़ौज में ये सबसे गंभीर विषय है। इसको हम लोग आम तौर की भाषा में मॉरल करेज बोलते हैं। किसी अधिकारी के, जेसीओ के और जवान के साथ जीवन में, सर्विस में कई बार ऐसा मौका आता है जब उसकी मॉरल करेज टेस्ट होती है। मॉरल करेज मतलब? मैं इसको हिंदी में बहुत अच्छा शब्द नहीं निकाल पा रहा हूँ। नहीं, बोलिए ना, चाहिए दर्शक समझ नहीं पा रहा है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मैं इसको कैसे कहूँगा, नैतिकता कह सकते हैं, काफ़ी हद तक नैतिकता कह सकते हैं। लेकिन हम फौज में मॉरल करेज इसलिए बोलते हैं कि छाती में दम चाहिए इसके लिए, बहुत ज़्यादा। क्या गद्दारी है? बहुत दम चाहिए। मैं बताता हूँ क्या दम चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की पहले आपने एक प्रवक्ता साथी की बाइट दिखाई, फिर अभी वर्तमान में जो साथी अभी बैठे हैं पटल पे,
उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि ये समाजवादी पार्टी का आंतरिक मसला है। सबसे पहले जिसका साथ दिया और जरूरत पड़ने पे माहौल बिगड़ते सबसे पहले उसका हाथ झटक दिया, इसको बोलते हैं लैक ऑफ मॉरल करेज। आप गलत हैं या सही हैं, अगर आपने हाथ पकड़ा है अपने साथी का तो हर विषमता में हाथ पकड़ के खड़े होने की कला और दम होनी। अभी ये नहीं डिसाइड हो पा रहा कि आप उनके साइड से हो कि इधर से। मैं अभी क्लियर कर देता हूं। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलने का तरीका क्या है। ये बिल्कुल बात सही है। जिसके ऊपर भी ईडीआई सीबीआई की जांच लगती है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है और फिर वो एटसेट्रा वाले रास्ते से टिकट लेता है। इसी वजह से इन्होंने ये भी नहीं बोला है कि इनको टिकट देंगे या नहीं देंगे। इन 7 ने आपको धोखा दिया, मॉरल करेज नहीं था या गद्दारी हुई? पार्टी को धोखा बाद में दिया ब्रजेश जी, बहुत गंभीर। सबसे पहले तो समाजवाद को धोखा दिया और उससे पहले आम जन जिन्होंने उनका एक एक वोट जो उनकी विधानसभा में पड़ा है उस जनता को धोखा दिया है, उसको छला है, उस निशान को छला है जो निशान 40 साल से समाजवाद के प्रस्तावना पे काम कर रहा है, जिसको उन्होंने अभिभूत किया है, अपने आत्मसात किया है। मुझे लगता है कि जीवन में इससे गलत काम कोई नहीं कर सकता, सार्वजनिक जीवन में इसको क्या इससे बड़ा पाप कोई नहीं कर सकता। कौन सा? इट इज एब्सोल्यूट लैक ऑफ मॉरल करेज। हमारे यहाँ तो बोलते जिस फौजी में मॉरल करेज नहीं है वो खत्म है। अच्छा, आज वो मैंने फौजी आपके नहीं आने है। से पहले विधानसभा से सूची निकलवाई जी ये वर्तमान स्थिति जानने के लिए कि ये 7 महानुभाव कहाँ पे, जी ये आपके खाते में लिखे हुए। जी बिल्कुल, आपने कोई कार्रवाई नहीं बिल्कुल की। आप सही कह रहे हैं। आपका कौन सा मॉरल करेज है? हमारा मॉरल करेज, इनकी विधानसभाओं से एक एक आदमी जिसने इनको वोट दिया है वो हमसे हिसाब मांग रहा है कि क्या करें इसका। आपने क्या किया? अब करेंगे, क्या करोगे? अब करेंगे। जो जनता की आवाज होगी देश में उसको कोई नहीं जनता नकार ने तो सकता। कह दिया, आप तो आप एप्लीकेशन लगाने चाहें- का हौसला नहीं आप दिलाते। चाहे ऊंचा आपका हार से करेज चलें, नहीं है। चाहे आप कौशाम्बी जाएं और चाहे आप गोसाईगंज मैं जाएं, इसको क्यों ना आप कहीं कहूं भी कि जाएं। आप में मॉरल करेज नहीं है कि आप इनके खिलाफ पिटीशन दाखिल कर। बहुत मार्मिक सवाल रखा है आपने ब्रजेश जी, मॉरल करेज नहीं है। बहुत मार्मिक सवाल है। आप अगर इसमें क्या समाज, मार्मिक मैं है? आपको, आप बेवजह माहौल बनते आप हैं। समाजवादियों का इतिहास देख लीजिए। हमारे जीवन में संघर्ष ही प्रथम है और सर्वप्रथम है। हमारी सबसे बड़ा एसेट, हमारा सबसे बड़ा हथियार उस ही दिन ये संघर्ष। सवाल मैं वापस ले लूंगा जिस दिन आप 30 पिटीशन डाल देंगे। ये आपने बहुत मार्मिक सवाल पूछा है, कम से कम हमारे लिए। हम दमकिपा और लोक दल से होते हुए समाजवादी जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और जो हमारा 40 साल का इतिहास है, हमने अपने वैल्यूज के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते क्या हैं, आप ये कहने की स्थिति में हैं कि आप शीघ्र ही पिटीशन स्पीकर के यहाँ दाखिल करेंगे इनकी बर्खास्तगी को लेकर? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल हर पटल पे क्लियर बोला है, जिसने पार्टी छोड़ी सबसे पहले समाजवाद का हाथ छोड़ दिया और जिसने समाजवाद का हाथ छोड़ दिया समाजवादी पार्टी के दरवाजे उसके लिए बंद है। ना ना ना, आप गोल गोल मत घुमाओ। मैं 10 बार पूछूं तो 11वीं मैं पूछ रहा हूं। आपके सवाल का भी पिटीशन, जवाब दे देता हूं। हाँ या ना? सदस्यता, ये घुमाओ मत मुझे। जिसने आप वोट खुद दिया, कंधे पे बिठाए हो। नहीं मैं और दोष सीधी दे रहे हो बात कह रहा हूं। मैं बीजेपी आपको पे। सीधी, मैं तो अपने आप बैकग्राउंड, खुद कंधे पे बिठाए मैं तो हो। अपने संघर्ष की बात कर रहा था। मैं सीधा जवाब देता हूं। जिसने जनता को छला, जिसने समाजवाद को छला, जिसने हमारे झंडे को छला, जिसने हमारे झंडे के गान को छला, जिसने हमारे फिर मर्म कहानी- को छला, फिर कहानी- वो अपनी सदस्यता खोएगा। पिटीशन आएगी? हमारे अधिकार तंत्र में है। पिटीशन समाजवादी पार्टी के अधिकार, 12वीं बार पूछ रहा हूं, जी पिटीशन बिल्कुल लाओगे? आएगी, बिल्कुल आएगी। थैंक यू। मैं प्रियंका गुप्ता जी को इनवाइट करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। हालांकि आपका कोई विधायक इस तरह के कृत्य में सम्मिलित नहीं पाया गया, लेकिन आपके सहयोगियों का मामला है। बड़ी बुरी तरह ये लोग हारे और स्पेशली आपके यहाँ तो ज़्यादा कांड हुआ है। रायबरेली और अमेठी में वहाँ तो 3 मेंबर आप पार्लियामेंट हैं, लेकिन महाराजी देवी पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। कांग्रेस क्या चाहती है कि क्या इनकी सदस्यता जाए या फिर जैसे ये कंधे पे बिठाए दौड़े? ब्रजेश जी, मैं इसको डकैती मानती हूँ। डकैती किसकी है? डकैती है ये आम जनता के जनमानस के जो जनादेश दिया है उसकी डकैती है। जो एक विचारधारा के साथ जुड़कर वोट देता है, आप उसी को जाके ठग लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये पहली बार नहीं किया है, ये 10 साल से अरे लगातार डकैती करती डलवाने को चली कोई आ खुद ही रही है। बेचैन था। बीजेपी गलती कहाँ है? अरे बीजेपी ने ये यहाँ खुद ही गए हैं ना, वहाँ ना, पे ना। साथों। अरे ब्रजेश जी, यहाँ ही थोड़ी किया है, इन्होंने कहाँ नहीं किया है। अभी हिमाचल में करके आए, क्या किया? मुंह की खाए कि नहीं खाए? सरकार गिराने की पूरी कोशिश की और ये पिछले 10 साल से लगातार इसको ऑपरेशन लोटस बोलते।
मैं इसको डकैती बोलती हूँ। तो ये जनादेश की डकैती है। और एक तरह से देखिए कि कर्नाटक में किया इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, इन्होंने हिमाचल में पूरी कोशिश की गवर्नमेंट गिराने की। और मैं फिर कहती हूँ कि इस बार जनता ट्राई ने तो वीरेंद्र इन्हें चौधरी पे हकीकत भी बता किया दी था है। लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। देखिए, मैं समझती हूँ कि कांग्रेस के क्यों भाई साथ वो कर्नल आज साहब? भी खड़े हुए हैं। और मैं इस बात में बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती कि ऐसा कुछ कोशिश भी अगर उन्होंने की होगी तो एक नाकाम ट्राई कोशिश तो की। किस तो पे मुझे किस ये पे क्या बताइए किया, कि यहाँ क्या बोले। कर्नल साहब का मॉरल करेज कहाँ गया? इनके खिलाफ पिटीशन क्यों नहीं ला रहे? देखिए, मैं समझती हूँ कि पिटीशन लाने की बात होगी तभी आज मुद्दा उठा है। और मुझे लगता है कि कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। और एक बार फिर से बताना चाहिए कि जो विधायक जनादेश का अपमान करता है उसके लिए कुछ ना कुछ तो क्या सजा। आप ये मांग करती हैं कि समाजवादी पार्टी इनके खिलाफ पिटीशन दाखिल करे? मुझे तो लगता है कि देखिए, हमने तो किया। अगर आप देखें हिमाचल में हमने क्या किया, हमने सदस्यता उनकी ले ली। उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव में हम ये फिर जीत बात के इन्हें पहुंच क्यों गए। नहीं समझा रही है? मैं तो देखिए कितनी बार पूछा, देखिए, समझाने का समय, अंत में जाके थोड़ा सा बोल पाए। देखिए नहीं, समय पूरा आएगा। सुनिए, ब्रजेश जी, पूरा सुनिए। समाजवादी पार्टी मूल्यों अरे से रुक जाइए, समझौता आपका नहीं नंबर करेगी। थोड़ी है। प्रियंका जी क्या बोलिए? देखिए, मैं समझती हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को यही डर नहीं है। इसके बाद उपचुनाव का भी डर है। उसके बाद ये अगर बर्खास्त हो गए तो इनके बाद ये जो चुनाव होंगे इसमें बम्पर जीत होने वाली है फिर से एक बार गठबंधन की। मैं बता रही हूँ ऑलराइट, आपको। शुक्रिया आपका। मैं त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूँ। मनीष त्रिपाठी मेरे साथ हैं, जाने माने अधिवक्ता। मनीष जी, स्वागत आपका। मैं दल बदल विरोधी कानून के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि ये क्या है और इन सातों पर क्या ये लगता है या नहीं लगता? 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ आया। और ये डिफेक्शन लॉ इसलिए आया था कि जो कि भारतीय राजनीति में जो परिस्थितियां बनती, इस कारण से कई बार इधर से बागी विधायक या विधायक इधर से उधर ट्रांसफर सांसद होते थे, जिस कारण से ये माना गया कि साहब ये डिफेक्शन लॉ है, जो 1986 में लागू हुआ। इसका मूल रूप कारण था कि कभी कभी जब संसद के अंदर या सदन के अंतर्गत जो व्हिप जारी होता था वो सदस्यों को मान्य होता था, चाहे वो लोकसभा को हो, चाहे विधानसभा को हो, चाहे विधान परिषद को हो। जब ये सदस्य अपने व्हिप या अपने जो भी उनके व्हिप के जो लीडर होते थे उनको मानना एक था, उस एंटी डिफेक्शन लॉ में प्रोविजन थे, उनको मानना था, उस पर निर्णय लेना था। जो व्हिप जारी होता था वो सारे सदस्यों को मान्य होता था। 3 तरह के सदस्य होते थे। एक तो जो होते थे जो जनता से निर्वाचित होते थे, दूसरे जो होते जो निर्दलीय होते थे, और तीसरे जो होते जो मनोनीत होते थे। ये व्हिप जो कि इस बिहार पे सदन में आते थे तो उनके जो भी आका जो व्हिप जारी करते उनको उस पर लागू होना था, उन पर मान्य होता था। जो भी उस आदेश को पालन नहीं करते थे उनको उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता था। सिर्फ संसद की गतिविधियों तक सम्मिलित था, उसके बाद बाहर नहीं? बाद में सर ये सदन, बाद में विधानसभा में, विधान परिषद में भी आ गया, सर वो उन पे भी लागू होता है। और इसमें स्पीकर, ये व्हिप उन लोगों पे लागू नहीं होता जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पे सर ये लागू नहीं होता, क्योंकि ये माना जाता है कि सर वो जो है सबके हैं। उनके वो एक इंडिविजुअल आदमी है, उनके ऊपर टाई जब होता तो उनके ऊपर सर वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सर उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता। क्या बाहर राजनीतिक गतिविधियों में विरोधी दल में सम्मिलित होना, उनकी रैली में जाना? सर ये प्रोविजन एंटी डिफेक्शन लॉ केवल व्हिप केवल सदन के अंदर में ही लागू हो सकता है। बाहर यदि हम कोई भी कार्य करते हैं उस पर सर ये एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं ये होगा। जो 2003 में संशोधन हुआ जी, उसमें राजनीतिक दल, रैली, कार्यक्रम, राजनीतिक गतिविधियां जोड़ी गई। सर बाहर मैं मनोज पांडे का जैसे उदाहरण देता हूं जी सर, कि उन्होंने ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन किया, जी, मंच पर गए जी, और ज्वाइन नहीं किया। अब सर उन्होंने अगर लागू होता है नहीं? नहीं, अब बाहर अगर कोई कार्रवाई होती सर उस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। सदन के अंदर यदि उन्होंने अपने बॉस का पालन नहीं किया, उनके अगेंस्ट में वोटिंग की, एब्सटेन कर गए, ये उन आदेशों का पालन नहीं किया, तो सर तब एंटी डिफेक्शन लागू। बाहर वो किसी व्यक्ति से मिलते हैं पार्टी के विरोधी, तो वो सर अलग फैक्टर हो जाएगा, उस पर सर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। जो अपने आका का उनको मतलब सिर्फ नैतिकता के आधार पर वो, लेकिन वो सदन के अंदर अपने आदेशों का, अपने हुक्मरानों का यदि वो आदेश पालन नहीं करते हैं तब वो अगर समाजवादी पार्टी कोई व्हिप जारी करती है, ये सातों उसको नहीं मानते सर, तब ये एलिजिबिलिटी होगी कि इनके खिलाफ पिटीशन इनके खिलाफ सब सदन के अंदर स्पीकर के समक्ष अदरवाइज नहीं आ सकती, क्योंकि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, इस वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ उन पे लागू होगा उस वजह से सर। ऑलराइट, शुक्रिया। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। ब्रजेश शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, 2 उदाहरण सामने आए। पहला एक उदाहरण इस बात का है कि एंटी डिफेक्शन लॉ इन पर इसलिए लगेगा क्योंकि इन्होंने राज्यसभा में मतदान में क्रॉस वोटिंग की थी और खुलेआम की। उसके बाद बीजेपी की राजनीतिक गतिविधियों में चुनाव में ये सातों विधायक सम्मिलित हुए। क्या आप मानते हैं कि ये दल बदल विरोधी कानून का फिट केस है और इन सातों विधायकों की सदस्यता जाएगी? विजय जी, स्थितियां ये हैं कि राज्यसभा में मतदान में मत दिखाने का तो है प्रावधान, लेकिन मत दिखाने के बाद
उसमें व्हिप नहीं जारी होता है, वो सदन के अंदर की प्रक्रिया नहीं है मतदान। अब लेकिन जो लोग शामिल हुए हैं सार्वजनिक रूप से अन्य दलों में बाकायदे, उसमें तो तब उसमें सदस्यता जा सकती है। और ये कई प्रावधानों में, कई उसमें निर्णयों में आया है विधानसभा अध्यक्षों की, क्योंकि मनोज पांडे हैं, अन्य कई लोग हैं जो बाकायदे सब राजनीतिक अपना दल छोड़ करके विपक्षी दल में शामिल हुए, उनकी रैलियों में शामिल हुए, अपनी ही पार्टी के खिलाफ भाषण दिया। तो ये जो है ये दल बदल कानून के अंतर्गत रहेगा। पहले इस तरह का प्रावधान था कि साहब केवल व्हिप सदन के अंदर, लेकिन उसमें कुछ संशोधन हुए, कुछ परिवर्तन किए गए और कई लोगों की सदस्यता इसमें जा चुकी है। जी, द मेंबर्स डिस्क्वालिफाइड अंडर द लॉ कैन स्टैंड फॉर इलेक्शंस फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर ए सीट इन द सेम हाउस। क्या इनकी सदस्यता, जैसे मनोज पांडे का उदाहरण देखिए आप, मनोज पांडे ने ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन किया, ऊंचाहार में बड़ी रैली हुई, अमित शाह खुद आए, ऑफिशियली उन्होंने एड्रेस भी किया, सब कुछ हुआ। क्या ये दल बदल विरोधी कानून उन पर लागू होगा? राकेश पांडे पे लागू होगा, जिनके सुपुत्र लड़ रहे थे और वो कैंपेन कर रहे थे? बिल्कुल लागू होगा जी ब्रजेश जी, बिल्कुल लागू होगा ये। जिन लोगों ने, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में नहीं लागू होगा ये। तो ये जो चुनाव के दौरान इन्होंने प्रचार किया है या बीजेपी के मंच पे गए हैं, क्या वो पर्याप्त कारण है इनकी सदस्यता जाने के? बिल्कुल पर्याप्त कारण है। अपनी पार्टी के खिलाफ संभाषण करना, अपनी पार्टी के खिलाफ बाकायदे बोलना, अपनी पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ बगावत करके दूसरे दल में शामिल होना, ये सब उसी के अधीन आते हैं। तो आपका ये मत है कि अगर पिटीशन दाखिल होती है स्पीकर के पास, तो क्या इनकी सदस्यता जा सकती है? हाँ बिल्कुल, जो जिन लोग शामिल हुए। अब आप कहेंगे कि राज्यसभा के चुनाव के क्यों नहीं दाखिल किया? उसमें कोई प्रावधान नहीं है कि सदस्यता जाए। उसमें वोट दिखाने का तो वो है, लेकिन सदस्यता जाने का नहीं है। जब तक सदन के अंदर, सदन में तो मैंने वो दृश्य देखे हैं कि साहब इधर से उठा उधर बैठ गया, उधर से एक उठा उधर बैठ गया जाके। तो ये जो है, ये प्रक्रिया जो है, ये बाकायदे दल बदल कानून के उसमें आती है। कारण क्या है कि सदन के अंदर जो है बाकायदे व्हिप जारी होता है और आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको, उसमें आप वोटिंग में आप उसके खिलाफ वो नहीं कर सकते, वोट नहीं दे सकते आप। नहीं, इसमें दल बदल विरोधी कानून में एक बात लिखी हुई है, यदि कोई निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है तब उसकी सदस्यता जा सकती है। वही मैं कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं जी, मैं वही बात कर रहा हूं। लेकिन राज्यसभा के वोट देने से सदस्यता नहीं जा सकती। केवल ये जो चुनाव के दौरान इन्होंने किया, इसमें फंस सकते हैं, इसमें फंस सकते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया जो सदन के बाहर की प्रक्रिया है, ये बहुत लंची है, बहुत लंबी है। अब नोटिस जारी होगा, कोई जवाब देंगे, वो उसका बाकायदे प्रमाण मांगेंगे, और यदि आपके पक्ष का स्पीकर है तो मुझे एक बात बताओ कि फिर इन सातों की भूमिका क्या होगी? विधानसभा में इनको बैठने की कौन सी जगह मिलेगी? विपक्ष अपने साथ बिठाएगा नहीं, ट्रेजरी बेंच इनको स्वीकार करेगी नहीं, तो ये बैठेंगे कहाँ? क्या इनके लिए अलग से स्टूल लगेगा? यदि इनको अपनी सदस्यता बचानी है तो सत्ता पक्ष के बीच में नहीं बैठ सकते। अच्छा, वो ट्रेजरी बेंच जाएंगे तो ये बर्खास्त हो जाएंगे? हाँ, ये यदि सत्ता पक्ष में जाके मिल जाएंगे और उनके पक्ष में वोट कर देंगे तो फिर कोई समय नहीं लगेगा उसमें। तो फिर ये बैठेंगे कहाँ बेचारे? इनकी सीट तो निर्धारित है। ये संग रहेंगे। नहीं, फिर क्लियर करो, ये बैठेंगे कहाँ? ये बैठेंगे बीच में, हैं? या ना इधर ना उधर। भैया, जब आपकी सीट एलोकेट है तो आपको दूसरी जगह क्यों कोई बैठने अपनी सीट पे देगा? जब वहां सीट ही 403 है तो जो मध्य सीटें होती हैं वहां पर इस तरह के लोगों को कई बार मैंने बैठे देखा है। अब आप साबित करो कि इधर है कि उधर है, ये तो वही है कि अगर खाली बैठा हो, कोई ना आया हो, तो उसकी जगह जाके बैठ जाओ, वरना तो स्कोप नहीं है। आप केवल सत्ता पक्ष के बीच में नहीं कि
आप थोड़ी देर जाके कान फुसफुसा सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कि वहीं जाके हाथ उठाने लगे, ये ऐसा नहीं है। ये बाकायदे व्हिप जारी होता है। ये तो बड़ा असहज और अपमान करने वाला विषय हो गया। सदस्यता बचानी होगी तो ये बाकायदे जब विपक्ष जहां हाथ उठाएगा वहां हाथ उठाना होगा। तो फिर ये किस काम के बीजेपी के कि हार भी गए, कोई काम भी नहीं आए। एक संजय सेठ को राज्यसभा बनाने के अलावा इन सातों का क्या अचीवमेंट है? नहीं, एक काम है, मान लीजिए विधान परिषद के चुनाव होने हैं जी, तो उसमें तो बोर्ड नहीं देखा जाता है, उसमें आपका बोर्ड भी नहीं देखा जा सकता है, तो उसमें वो वोट दे सकते हैं। ऑल राइट ब्रजेश जी, वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। इन सातों विधायकों को लेकर क्या चल रहा है? क्या समाजवादी पार्टी ऐसी, आज खबर अखबारों में भी छपी हुई है कि इनके खिलाफ पिटीशन आने वाली है 2-3 दिनों के भीतर। क्या वाकई में समाजवादी पार्टी में तैयारी हो गई है और इन सातों को बर्खास्त करा के इनकी जगह उपचुनाव होगा? देखिए, ये जो विधायकों की सदस्यता का मामला है और दल बदल का मामला है, चुनाव में प्रचार का मामला है, इस पर तो फैसला विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। लेकिन सियासत और धोखा उत्तर प्रदेश में बहुत सालों से साथ साथ चलते रहे हैं। समय अलग अलग रहा है और जिसका समय जब बलवान हुआ तो उसने दूसरे दलों को तोड़ा और अपने में मिलाया। आपको एक उदाहरण बताऊंगा कि कल्याण सिंह की सरकार में एक बार 93 मंत्री हुए थे जी। वो सरकार याद होगी लोगों को कैसे बनी थी। और मायावती की पार्टी भी कई बार टूटी है, समाजवादी पार्टी में भी कई बार झटके लगे हैं। तो जो जिसके समय आया उसने उसी हिसाब से विधायकों की तोड़ फोड़ की। ब्रजेश जी, वो समय आप नहीं भूले होंगे जब इसी विधानसभा में मारपीट हो गई थी जी, और केसरीनाथ त्रिपाठी की नाक टूट गई। मयंकेश्वर शरण सिंह जो आज मंत्री हैं, इनके सर फट गया। कई सारे लोग अभी मौजूद हैं, वो माइक तोड़ तोड़ के मारपीट हुई थी। राजा भैया भी थे। हाँ, तमाम सारे बड़े बड़े नेता दिग्गज थे वहाँ। तो ये सब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हुआ है और सब इसी भीतरघात, जिसको हम आप टीवी पे बैठकर बोलते हैं, गांव वाले इसको गद्दार कहते हैं, गांव वाले इनको धोखेबाज कहते हैं और अंग्रेजी में मॉरल करेज कहते हैं। हाँ, ये तो सरन साहब ने बताया। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के पास इसमें असीमित पावर है, वो फैसले कर सकते हैं। एक और उदाहरण से समझिएगा कि दिनेश प्रताप सिंह एमएलसी थे और नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी एमएलसी थे। नसीमुद्दीन कांग्रेस में शामिल हो गए थे बसपा छोड़कर, और दिनेश प्रताप सिंह भाजपा में आ गए थे। लेकिन नसीमुद्दीन की सदस्यता चली गई और दिनेश प्रताप सिंह ने अपना कार्यकाल पूरा किया। ये अध्यक्ष की पावर है और सभापति की। तो इस मामले में सभापति या अध्यक्ष जब तक चाहे चीजों को लटका के रख सकते हैं। नहीं, लेकिन जो जनरल एक ख्याति है सतीश महाना की, वो बड़े न्यायप्रिय विधानसभा अध्यक्ष की है। मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसा काम होने देंगे कि कभी उनकी न्यायप्रियता पर सवाल उठे। ब्रजेश जी, अभी तो इसमें साक्ष्यों का बड़ा दौर चलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने होशियारी की इसमें एक चीज में कि विधायक भाजपा को वोट देके भाग गए, सिक्योरिटी ले लिए या चुपचाप बैठे रहे, ये देखते रहे कौन कौन भाजपा के मंच पे जा रहा है, प्रचार कर रहा हो, कि फोटो इकट्ठा करो, वीडियो बनवाओ, साक्ष्य जुटाओ, और अब उस साक्ष्य को लेकर फिर सदस्यता के लिए जाओ। तो सतीश महाना के सामने एक बड़ा संकट होगा और ये कहा जा सकता है कि सियासत की कसौटी पर वो कसे जाएंगे कि उनके समय में भी कुछ इस तरह की घटनाएं आई थी और उस पर उन्होंने क्या निर्णय किया, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन अंबेडकर नगर वाले के सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। लड़का चुनाव हार गया, पिताजी राकेश पांडे जी सपा छोड़ के भाजपा को वोट दिए थे, और अगर सदस्यता चली जाए तो बाल बच्चा सहित डूब जाइए, इसी राजनीति करने से क्या फायदा हुआ। तो कम से कम अभी कुछ दिन चले रहे तो ठीक है। और महाराजी देवी तो वोटें देने नहीं आई थी, गायत्री प्रजापति का आज तक कोई भला भी नहीं हो पाया। अब देखिए आगे क्या होता है। पर पूरी प्रजापति फैमिली तो मैंने देखा बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं अमेठी में। प्रचार खूब किया पूरे लोगों ने, लेकिन किस उम्मीद में किया कि फाटक टूटेगा और गायत्री बाहर निकलेंगे। ना मुकदमा से कोई राहत मिली, ना अभी तक फाटक छूटा, ना वो छूटे। तो ये सब चीज़ें
हैं। दूसरी बात ये आती है कि अगर मान लीजिए जनरल चुनाव होता है, सत्ता नहीं जाती है, तो ये जितने 7 लोग गए हैं उसमें महाराजी देवी को 8 मान लीजिए, तो क्या इनको बीजेपी सबको टिकट दे ही देगी? क्योंकि लोकसभा में इनके यहाँ सब तो हार गए अपनी अपनी सीट पे। कोई 17,000 से हारा, कोई 8,000 से हारा, कोई 20,000 से हारा। तो उनको जो टिकट बीजेपी वाले मिलने का इनके ही खिलाफ संकट लड़े है। होंगे, जो सेकंड पोल किए होंगे इनके चुनाव में, वो अपनी क्यों उम्मीदवारी छोड़ देंगे इनके लिए? वही तो उसके उनके लिए तो टिकट एक संकट है। और अगर टिकट पाए भी गए तो जो अभी यह दशा दिख रही है तो जीतने कोई गारंटी नहीं है। तो ये बड़ी असमंजस और असुविधा तो पैदा हो गई। अब इसमें कितने लोग टिकट पाएंगे ये तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन अपने यहाँ गांव में कहावत है कि दगाबाजी करने वाले लोगों का हाल बुरा होता है, कि दगा किसी का सगा नहीं, और ना किया तो कर देखो, और जिसने जिसने दगा किया जाके उसका घर देखो। तो जिसके जिसके घर दगाबाजी का इतिहास है उसके घर पे सन्नाटा है। अब सदस्यता जाए न जाए ये अलग बात है। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में जिन लोगों ने धोखेबाजी की, पार्टी के साथ दूसरे दलों को वोट दिया, उनके लिए ये जरूर कहा जा सकता है गिरना था जो आपको तो 100 मकाम थे, ये क्या किया कि निगाहों से गिर गए। जनता की निगाहों से गिरना बड़ा खतरनाक होता है जी। और सिर्फ इसलिए कि हमारा तख्तोताज बचा रहे, हमारी ताकत और प्रभाव बचा रहे, इस चक्कर में नेता पाला बदलते हैं। और जो लोग अडिग रहते हैं उनको वक्त उनका इंसाफ करता है, और जो लोग पाला बदल के लिए आज वो दो राहे खड़े हैं। चुनाव अधिकतर सीटों पर बीजेपी उनके यहाँ हार गई, वो अपनी विधानसभाओं में हार गए, पिछड़ गए। अब वो बीजेपी के लिए कितना लाभदायक है, बीजेपी उन पर कितना भरोसा करेगी, टिकट मिलेगा कि नहीं, अब उनके लिए खुद ही रास्ते अंधकारमय हो गए हैं। तो चाहे जितने बड़े जो नेता हों वो सचेतक रहें, और खुद नहीं सचेत हो पाए, अब अचेत होने की स्थिति आ गई है। तो सुनिएगा कि कुमार विश्वास का एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है, यकीनन कल है मेरा आज, बेशक आज उस पर है, और उसे जिद थी कि झुकाओ सर तभी दस्तार बख्शूंगा, मैं अपना सर बचा लाया, महल और ताज उस पर है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट देने के लिए, इनपुट और पॉलिटिकल फीडबैक हम तक उपलब्ध कराने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, हम दूसरा चरण इस डिबेट का प्रारंभ करते हैं। हीरो वाजपेयी जी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश यूनिट के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी जी, जिस तरह की कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए और जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, और पीछे का एक उदाहरण भी वीरेंद्र जी अभी जिक्र कर रहे थे, दिनेश प्रताप सिंह का और नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। ऐसा माना जा रहा है कि जैसे महाराष्ट्र में हो रहा है कि पिटीशन लंबित पड़ी हुई है, आप भी नहीं चाहेंगे कि इन सातों का कोई फैसला हो। दूसरा, ब्रजेश जी ने भी एक बात कही कि इन्हें बैठाएंगे कहाँ अब आप? देखिए, ये बात तो सदन के अंदर डिसाइड होगी। विधानसभा में अभी सदस्यता जाएगी नहीं जाएगी, ये सदस्य समाजवादी पार्टी के रहेंगे कि उससे आइसोलेट हो जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, इस निर्णय अंदर विधानसभा अध्यक्ष करेगा। जहां तक बात जो बार बार आ रही है कि लोग इस तरह से इधर गए या इधर किया, या लोकसभा चुनाव में जहां लोग आए थे वहां भारतीय जनता पार्टी हार गई, मुझे लगता है ऐसी तमाम चीजों की समीक्षा पार्टी भी करती है और जनता भी अपने जनप्रतिनिधि को देखती है। जो तमाम बातें आई, और वो पार्टी भी जिस पार्टी से ये लोग असंतुष्ट होकर क्रॉस वोटिंग किए, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किए, उसके आचरण को भी जनता देखती है। मुझे लगता है आने वाले समय में, और जो अभी भी नजदीक में जो एक उपचुनाव आ गया है, वो उसमें भी 10 सीटें खाली हैं। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा ट्रेंड सेटर रहेगा। ये लिटमस टेस्ट होता है सत्तारूढ़ पार्टी के लिए भी, और जो पार्टी लोकसभा चुनाव में हारते हुए भी अपने को जीतती हुई बताती है कांग्रेस। उस देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की एनडीए के गठबंधन की बनी है, लेकिन कुछ लोग हार कर भी खुश हैं कि हम सरकार हमने हरा दिया। तो मुझे लगता है उनका भी ये लिटमस टेस्ट है, और ये उपचुनाव एक लाइन खींच देगा उत्तर प्रदेश में कि कौन किस तरफ गया और कौन किस तरफ रहा। इस उपचुनाव में ये 7-8 की सदस्यता चली जाए, इकट्ठे 17-18 सीट पे वोटिंग हो जाए, बाई इलेक्शन, मामला खत्म, फिर 27 में देखेंगे।
ब्रजेश जी, आप ये बात अपनी डिबेट में कह सकते हैं, मैं ये कह नहीं सकता, क्योंकि सदस्यता जाने और ना पहले समाजवादी पार्टी एप्लीकेशन देगी, पता नहीं कौन से मॉरल करेज से देगी कि नहीं देगी। अगर देगी तो उसके बाद आगे निर्णय होगा। मुझे लगता है कि लंबी प्रक्रिया है, मुझे इस पे चर्चा मॉरल करेज पे तो करी जा सकती है, लेकिन क्या निर्णय होगा उस पे नहीं की जा सकती। अच्छा, आप बार बार मॉरल करेज कह के कर्नल साहब को टीज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपके मॉरल करेज का भी टेस्ट है कि जिसको आपके पार्टी के गृह मंत्री ने ज्वाइन कराया हो उसको आप पब्लिकली डिसोन कर रहे हो, ओन नहीं कर रहे हो। ये कौन सा मॉरल करेज है सर? नहीं, देखिए जिसने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली, देखिए अगर आज वाजपेयी परिवार में कोई आज पैदा होगा तो वाजपेयी, और भाजपाई परिवार में कोई कल सदस्यता लेगा तो भाजपाई, उसके बारे में चर्चा ही क्या करना है आगे। तो सर आपके हिसाब से मनोज पांडे भाजपाई, तो उनकी सदस्यता तो गई, ये तो आप उनको ढकेल दिए। तो जब भाजपा, वो तो मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीजें जो अभी ब्रजेश जी ने कहा, अब ब्रजेश जी की बात आप मान रहे हैं कि अगर बाहर क्या हो रहा है और अंदर क्या हो रहा है, उन चीजों में कानून अपना काम करेगा। देखिए टेक्निकलिटी का विषय है और कानून अपने हिसाब से काम करेगा, और वो सदन के अंदर है, उसके बाद ही उस पर निर्णय होगा। मुझे लगता है मीडिया या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस पर अपना निर्णय नहीं कर सकते। तो मतलब मैं इसको हिंदी में या गांव की भाषा में ऐसा कहूं कि ये आपके गले में जाके अटक गए हैं, न अंदर न बाहर। अंदर गए आंत फटेगी, बाहर आए सबको पता चलेगा। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ा दल है, और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी संख्या में सांसद और विधायक पिछले 10-15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो 6-7 आए वो गले की हड्डी है। लोग अपनी अपनी समस्याओं से, अपनी अपनी प्रायोरिटी से पार्टी में आते हैं, पार्टी में रहते हैं, और वो प्रायोरिटी व्यक्तिगत की कभी व्यक्तिगत होती है, कभी नीतिगत होती है, और कभी नेतृत्वगत होती है। तो कई निर्णय होते हैं। मुझे लगता है इन निर्णयों के उसमें परिप्रेक्ष्य में तमाम चीजें देखी जानी चाहिए। आपके मॉरल करेज बार बार टेस्ट हो रहा है। मुझे एक बात पे बार-बार आपको चिढ़ा तक दिया, देखिए एक बात पे बार-बार, मतलब आप खुद विक्टिम हो, खुद पीड़ित व्यक्ति हो, लेकिन आपका तो कुछ मतलब मॉरल करेज फंस गया है। मेरे चेहरे पे बार बार एक मुस्कुराहट आ रही है, एक बात याद करके ब्रजेश जी। क्या? कि ये पार्टी का आंतरिक मामला है और बाकी कानूनी मसला है, लेकिन वोट के लिए गाड़ी भी भेजी और मंत्री जी को ड्राइवर बना के भी भेजा था। सोचिए क्या दिलासा दिया होगा कि हमारे संग चलो वोट डालो, और आज जब उनकी सदस्यता फंस गई तो कह रहे हैं ये कानून का पहलू है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। फंसे पर कौन किसके काम आता है? मैं तो दर्शकों से निवेदन करूंगा कि उन 7 सदस्यों को कम से कम ये प्रोग्राम का लिंक भेज दीजिएगा, वो भी तो देखें कि जिनके साथ गए थे उन्होंने उनके हाथ का क्या किया। जो मॉरल करेज की बात कर रहे हैं उनका मॉरल करेज आम जनता देख रही है, और इसके 4 परिप्रेक्ष्य हैं, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। पहली चीज, एंटी डिफेक्शन लॉ पे बिल्कुल क्लैरिटी है। 95 के जो लॉ था और 2003 का अमेंडमेंट था, संसद के अंदर जो परिस्थितियां होती हैं व्हिप लागू होता है। राज्यसभा के चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता है, लेकिन वोट दिखाना होता है। एमएलसी के चुनाव में ना वोट दिखाना होता है ना व्हिप लागू होता है। ये बिल्कुल सही है। एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ पे इस देश में बहुत से केसेस हुए हैं और सबने देखा होगा, और महाराष्ट्र में उन एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ पे जो स्पीकर महोदय हैं और भारतीय जनता पार्टी का मॉरल करेज अभी जो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हुआ है उस पे जजमेंट आम जनता ने दे दिया है। उत्तर प्रदेश में भी अगर हमें कानूनन न्याय नहीं मिलेगा, हालांकि स्पीकर साहब के बारे में आपने बोला काफ़ी न्यायप्रिय हैं, इस मसले में रखेंगे। व्यक्तिगत भी जानता अगर जी बिल्कुल, अगर तो मैं गारंटी ले अगर इस मसले को अगर लंबा खींचेंगे तो लोकतंत्र तो जनता की अदालत से चलती है, अंततः जनता तय करेगी। आप पिटीशन ले जा रहे हो? बिल्कुल, हम तो कानूनी कार्रवाई करेंगे बिल्कुल। मतलब ये आप देखिए ना, ये एक आम आदमी जो समाजवाद में आस्था रखता है वो वोट देता है, और वो वोट आप ले जाके भारतीय जनता पार्टी को बेच देते हो। क्षमा करो, उन्हें रह लेंगे 3 साल और वो लोग। जनता नहीं मान रही, क्या करे ब्रजेश जी, हम सब भी बंधे हुए हैं। बैठेंगे, हमारा कार्यकर्ता है आम आदमी, जिसने वोट नहीं दिया। सदन में तो सबकी जगह निर्धारित है। क्या मनोज पांडे पीछे वाली सीट पे आएंगे? जो गाड़ी में बिठा के लेके गए थे उन्होंने तो मना कर दिया अपने साथ बिठाने से। वो तो बैठेंगे तो वैसे खत्म। वो कह रहे हैं 80-80 हजार से हार के आए, अब तुम हमारे किसी काम के तो रहे नहीं,
तो उन्होंने तो छोड़ दिया है। न बिठाएंगे। जहां तक हमारी बात है, हम पे तो दबाव है, हमारा वोटर कह रहा है, हमारा कार्यकर्ता कह रहा है कि ये तो धोखा दे के गए हैं, इन्होंने समाजवाद के साथ पूरा छुरा मारा है, तो इनका फैसला क्या करेंगे? हम तो स्पीकर साहब से निवेदन करेंगे कि एंटी पार्टी एक्टिविटीज में जो भी व्यवस्था है उस पर फैसला तो आप पिटीशन दीजिए, डालिए। वरना आम जनता, भारतीय जनता पार्टी को अभी से 43 लोकसभा सांसद दिए है ना, तो आम जनता पार्टी ही फैसला और करेगी। गौरीगंज में ये कैसे बाजी पलट गई? वो तो कांग्रेस की सीट थी, इनके जाने से बीजेपी को लाभ नहीं हुआ। राकेश सिंह महाराजी और मनोज पांडे के आपको लाभ हुआ है? नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि लाभ और हानि तो बीजेपी को ही देखती है, क्योंकि उसका दल तो बड़ा है पर दिल बहुत छोटा है। अगर हम बात करें कि जो अभी मॉरल करेज की बात हो रही थी, तो मॉरल करेज की बात तो यही साबित हो जाती है कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर कौन आया? स्वर्गीय राजीव गांधी जी इसको लेकर आए थे। 10th शेड्यूल में उन्होंने जो है इसको लाए, क्योंकि वो चाहते थे कि लोकतंत्र स्वस्थ रहे, जो जनता का जनादेश है वो कहीं ना कहीं इंटैक्ट रहे। पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? आज तो कहीं आपकी ईडी पार्टी ने क्या सीबीआई फील लेकर किया आती कि है ये और लोग उसके बाद बीजेपी के लिए कारगर रहे कि नहीं? रायबरेली अमेठी में देखिए ऑपरेशन वैसे अधिकतर वहीं के लिए था। देखिए, मुझे लगता है कि करनी का फल है यही मिलता है। वो कहते हैं ना कि जो किया, जैसा बोया है वैसा ही काटोगे, तो हकीकत तो यही है। इस बार जनता ने मन बना लिया अरे था कि रहने बेचारे 3 साल और विधायक, कोई ऐतराज है आपको? देखिए, जनता जनार्दन है, मैं कहाँ, हम लोग डिसाइड बैठ करने लेंगे वाले कहीं कौन अलग होते से, हैं। जिस दिन सदन चलेगी नहीं अंदर जाएंगे भाई, लेकिन बीजेपी लॉबी को में बैठ लेंगे। नहीं, इसमें तो बीजेपी से पूछना तो चाहिए। सदस्यता मत लो। ये सवाल तो बीजेपी से पूछना चाहिए कि इतना बड़ा दल दिल भी थोड़ा बड़ा कर लें, उनको भी सीटें दे दें। आपने एक विजय जी, मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा, सॉरी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही। क्या? रायबरेली में घेरने की कोशिश की, जनता ने घसीट दिया, इसीलिए जनता ही लोकतंत्र में त्रिपाठी जी, ये एंटी पार्टी एक्टिविटी जी जिसका जिक्र अभी ब्रजेश जी ने किया जी कि यदि आप विरोधी दलों की राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बनते हैं और उसके एविडेंस हैं जी पब्लिक डोमेन में जी या पार्टी के पास, जी तो पिटीशन डाल के आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। ये स्पीकर जिस पार्टी के विरुद्ध इन्होंने जो भी के अगेंस्ट में जो ऑर्डर पारित किया है या उसका आदेश का पालन नहीं किया, वो स्पीकर के समक्ष ये अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। और एप्लीकेशन देने के उपरांत बस ये है कि ये थोड़ा लीगल प्रोसेस बड़ा लंबा, रीजन बीइंग दिस कि एविडेंसेस को प्रूव करना और डिसअप्रूव करना, तो आपने कई बार देखा हो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब वो 2 साल, जैसे आपने बताया महाना साहब स्पीकर साहब इसमें निर्णय देने में सक्षम है और उनका छवि बड़ी अच्छी हाँ, है, नहीं ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा। ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन यह बस टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और बस अक्सर मैं ये आपकी इसी बात को बढ़ा रहा हूँ आगे कि महाराष्ट्र में 2022 में ये हुआ था, जी सरकार गिरी थी उद्धव ठाकरे, जी 2 साल में अब तक डिसीजन नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट 4 बार स्पीकर को फटकार लगा जी चुका है। जी तो क्या स्पीकर के लिए समय सीमा की कोई बाध्यता नहीं है? इसमें स्पीकर के ऊपर समय सीमा की कोई बाध्यता नहीं, अनलिमिटेड सीमा है। बस ये इसमें एक लूप होल है कि साहब जब तक उन इस तरह, कभी कभी ऐसा होता, आपने कई उदाहरण इस तरीके के कि पूरा टेन्योर खत्म हो जाता है। अब उसके लिए ही सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में देखो चुनाव आगे, अभी तक वो डिसाइड नहीं हुआ। तो इसमें समय सीमा की बाध्यता स्पीकर पे नहीं है। और ब्रजेश शुक्ला जी, मुझे आप बताइए कि यूपी असेंबली का ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जहां पर इस तरह की सदन में कार्रवाई की गई हो, भी बड़े स्केल पर? और क्या सतीश महाना इस केस को हैंडल कर पाएंगे जो जिस तरह का स्थिति है? प्रदेश, ये बहुत छोटा सा केस है, ये बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पर तो इतने बड़े बड़े मामले आए हैं। आप देखिए, जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, 17 सदस्य बाकायदे अलग हो गए थे। बहुजन समाज पार्टी का विभाजन हुआ था, नरेंद्र सिंह उसके नेता थे, वो मामला गया था और उसमें केसीनाथ त्रिपाठी ने कई साल चलाया। और एक जो निर्णय दिया, उन्होंने कहा क्योंकि वो संख्या नहीं थी जिस संख्या में विभाजन होना चाहिए था, तो उन्होंने कहा विभाजन में विभाजन हो गया। हाँ, वही बड़ा हिस्टोरिकल बात बनी, स्प्लिट विद इन स्प्लिट, वही था। तो वही वाला ना हुआ था। और इस सदन में मैंने बहुत कुछ देखा है जी। मैं बताऊं आपको, 1993 में मुलायम सिंह जी ने बीजेपी के 2 सदस्यों को शामिल करा दिया। अब बीजेपी बहुत अपमानित हुई। दूसरे दिन समाजवादी पार्टी के मैनपुरी के जो जिले के जो विधायक थे उपदेश सिंह चौहान, वो सपा से उठे और बैठ गए जाके बीजेपी के पाले में। अब फिर उस मामले को इतना तूल हुआ, मैं गया था वहां पर उनके खेत में कवर करने, क्योंकि उनकी बसें खिंचवा ली थी मुलायम सिंह यादव जी ने। अब बाकायदे बड़ा उनको जेल भिजवा दिया था। तो ये सब बहुत हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो इसका ये मजबूत किला रहा है ये इस तरह के मामलों का।
और ये बहुत बड़ा मामला नहीं है, 6-7 लोगों का मामला है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो अध्यक्ष को अधिकार बहुत ज्यादा है। यदि आप सर्वोच्च न्यायालय में गए तो आपको विधानसभा अध्यक्ष के पास ही ये संदेश के साथ भेज देंगे कि वो जल्दी या 6 महीने के अंदर मामला निपटाएं। लेकिन सदन अपने बनाए नियमों से चलता है, सदन बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता है, इसलिए उसको वो जब तक टालना चाहे टालते रहते हैं। नोटिस पर नोटिस, और वो बड़े बड़े वकील आ जाते हैं, बहस करते हैं, अगली डेट 2 महीने बाद। इस तरह चलता रहता है मामला। ऑल राइट विजय जी, बहुत शुक्रिया। और मैं आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सबने अपने अपने विचार आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत किए। आप सभी का बहुत शुक्रिया। और बहन भाइयों, आपका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे बेहतर होगा। नमस्कार।